मैं डॉक्टर आशीष सिंघल, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन पिछले 7 वर्षों से पारस उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो बेसिकली सर्दियों में ज़्यादा होता है, सुबह ज़्यादा होता है और उसके और भी मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे संधिवात जो कि फैमिली में रन करता है। अगर आपको बहुत सारे जॉइंट्स, उंगली के छोटे जॉइंट्स में भी दर्द है तो कृपया अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, और अगर वो आपका डायग्नोसिस उस तरीके से होता है तो एक्सरसाइजेस, सप्लीमेंट्स से आप इस आर्थराइटिस से ठीक रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर आर्थराइटिस में सर्जरी की ज़रूरत पड़े। आज मैं आपसे घुटने की समस्याओं के बारे में डिस्कस करूंगा। नी पेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। नी पेन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई चोट जिसकी वजह से घुटने में कोई कार्टिलेज डैमेज हो गया हो, एक्सरसाइज की कमी जिसकी वजह से नी की मसल्स कमज़ोर हो गई हो, बढ़ती उम्र जो कि जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो टायर घिसते हैं, उसी तरीके से हमारे नी जॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है और वो एक समय के बाद दर्द करने लगते हैं। तो इन सब कारणों से जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको अगर बहुत समय तक ठीक नहीं होता है, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए जो कि आपके घुटने की जो समस्या है उसको देख के उसको निवारण करेगा। हर घुटने के दर्द में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ 100 या 1000 मरीज़ों में से जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिनका दवाइयों से या कसरतों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उन्हीं के लिए हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सजेशन देते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद हम सेम डे से मरीज़ों को खड़ा करके चला देते हैं। तो मेरे पास जो कई बार मरीज़ आते हैं कि हम ऑपरेशन कराएंगे इस उम्र में और फिर चल नहीं पाए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो मेरे पास मरीज़ आते हैं डर के, हम 70-75 ईयर्स के हो चुके हैं, इस उम्र में क्या सर्जरी कराएंगे, तो इन्हीं उम्र में घुटने ख़राब होते हैं और इन्हीं उम्र में सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यंगस्टर्स के या उनके घुटने थोड़ी बदले जाएंगे। ये भी एक डरने की बात नहीं है। हम 45 से लेके 90-95 तक की उम्र के मरीज़ों के नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं। आजकल इतने एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, जिस तरीके से रोबोटिक्स आ गए हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। 30-35-40 मिनट्स में बहुत ही हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ हम इन सर्जरीज़ को करते हैं और सेम डे से हम पेशेंट को वज़न दे के खड़ा करके चला देते हैं। एंड कुछ और चीज़ें जो जैसे कि फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत और उनकी मदद से पेशेंट अपनी पहले की लाइफ, जो पेन फ्री फंक्शनल लाइफ, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। 70-75 में आजकल की न्यूक्लियर ज़माने में कई बार बच्चे कहीं और जॉब कर रहे होते हैं या वो भी अपने काम में व्यस्त होते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपने बच्चों पे। तो उस वजह से नी रिप्लेसमेंट कई लोगों के लिए जिनको डिसेबिलिटी हो गई है, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपचार है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और 2-4 और चीज़ें जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आजकल की स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स की जो पीढ़ी है उसमें, और ये ज़रूरत भी है, आई थिंक इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को आँखों के सामने रखना ज़रूरी है, ऐसे करके नहीं। कंप्यूटर की हाइट को आपकी आई लेवल पे रखें और रेगुलर सर्वाइकल स्पाइन की एक्सरसाइजेज जो कि इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करें। दूसरा, जिस तरीके के शूज़ आजकल आ गए हैं, फ्लैट शूज़, आजकल एडी में दर्द की समस्या भी बहुत हो गई है, तो इसके लिए भी मेरी राय यही है, वेयर कंफर्टेबल शूज़, सॉफ्ट शूज़, हार्ड शूज़ मत पहने। और अगर एडी में बहुत कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक पेन हो जाता है तो ये काफ़ी मुश्किल कर सकता है। और चीज़ें जैसे थंब में पेन होना, ये भी मोबाइल को ऐसे यूज़ करने से होता है। मोबाइल को ऐसे पकड़ के फिंगर से यूज़ करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं जो डे टू डे लाइफ में होती हैं, एंड रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत आवश्यक है।
हमारी जो बोन्स हैं वो एक तरीके से कैल्शियम का बैंक है। जो भी हम बोल रहे हैं, मसल्स है, हार्ट चलता है, वो कैल्शियम की मदद से चलता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी बोन्स में से निकाल के आपकी बोन्स को वीक करते जाएंगे, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए कैल्शियम तो ज़रूरी है। व्हाट यू ईट, आप जो कैल्शियम लेते हैं वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आप वो नहीं लेंगे तो भी वो बोन्स में से तो निकलते ही जाएगा। सो कैल्शियम लेने से डरे नहीं। ये एक मिथ है कि कैल्शियम लेने से किडनी में स्टोन्स बनते हैं या हार्ट में जमा होता है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो ये सब चीज़ें से डरने की ज़रूरत नहीं है। वेट को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग को अवॉइड करें और रेगुलर अपनी लाइफ को हाफ एन आवर एक्सरसाइज के लिए दीजिए। घुटनों के लिए नी की साइकिलिंग या नी की एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। सो माय इन द एंड या टेक होम मैसेज ये है, ईट राइट, सिट राइट, प्ले राइट एंड टेक सप्लीमेंट्स रेगुलरली एंड एक्सरसाइज राइट। अगर आप हार्ड सरफेसेस पे रनिंग कर रहे हो रेगुलरली, वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, पर अगर रेगुलरली कर रहे हो तो रिएक्शन फोर्सेस जो हार्ड सरफेस की होंगी वो आपके नीज को इम्पैक्ट करेगी। तो सबसे अच्छा तो ट्रैक एंड फील्ड या घास ही है और प्लेन सरफेस होना चाहिए। अगर उबड़ खाबड़ सरफेस है तो भी आपके नीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक आध दिन में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो रेगुलर रन करते हैं उनको हार्ड सरफेसेस पे रनिंग करने से अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो ट्रेडमिल भी बहुत इंजरीज़ के कारण होते हैं, क्योंकि ट्रेडमिल भागती है और हम उस पर जंप करते हैं एक तरीके से, तो वो भी आपके नीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्की है, क्योंकि हम उसकी स्पीड को कभी 10, 12, 14 कर देते हैं एंड इट इज़ वेरी रिस्की फॉर नी जॉइंट्स इन लॉन्ग टर्म। कभी कभार दौड़ने में हार्ड सरफेसेस भी या ट्रेडमिल बुरी नहीं है, पर रेगुलर अगर कर रहे हैं तो ट्रैक एंड फील्ड इज़ सबसे बढ़िया सही चीज़ है। किसी भी चीज़ में अक्यूट की डेफिनेशन, इनफैक्ट नी पेन में अगर 2 हफ्ते का पेन है तो उसको अक्यूट बोलते हैं। अगर कोई स्वेलिंग आ गई है साथ में तो वो अक्यूट है। क्रॉनिक पेन 2 हफ्ते से ज़्यादा के पेन को बोलते हैं। तो 2 अक्यूट पेन के साथ आप बहुत ज़्यादा रह भी नहीं सकते हैं, आपको डॉक्टर को विज़िट करना ही पड़ता है, क्योंकि अक्यूट पेन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर साथ में फीवर आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है किसी भी जॉइंट में, तो आपको बहुत ही जल्दी उस डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी भी अक्यूट चोट में या पेन में आप आइसिंग या नॉर्मल जो ओवर द काउंटर ड्रग है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट अगर उसके बाद भी सेटल नहीं हो रहा है और अब 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब पेन एंड स्वेलिंग। सो किसी भी बोन एंड जॉइंट की या उसकी पेन या स्वेलिंग को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं और घिसावट की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता है वो आप ही के सेल्स को फ़ौरन मान के उन पे अटैक कर देती है। सो वो अटैक करने से जब हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो जो घिसावट होती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैमिली में रन करती है, यूजुअली फीमेल्स में होती है, सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और चीज़, इसका कुछ परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि आपकी जीन्स में होती है। मेरी फैमिली में 2-3 लोगों को है एंड सिर्फ जब बहुत अक्यूट फेज़ में होता है तो हम मेडिसिन देते हैं, पर एक्सरसाइजेस से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट है। एंड ऑफ कोर्स जिनको बहुत सीवियर होता है उनको कुछ इंजेक्टेबल्स और अदर मेडिसिन भी चालू करनी पड़ती हैं। एक दूसरी चीज़ जो फोकस करने की, साइकिल की जो सीट की हाइट है वो आपकी कमर या जहाँ पे आप बेल्ट यूजुअली पहनते हैं वहाँ पे होनी चाहिए। साइकिल की हाइट नीचे भी नहीं होनी चाहिए। आपने आमतौर पे साइकिलिस्ट को भी देखा होगा, वो सीट की हाइट बहुत ऊंची रखते हैं, क्योंकि सीट की हाइट नीचे रखेंगे तो घुटनों पे लोड आता है। अगर सीट की हाइट आमतौर पे इधर रखने पे आपकी फ्रंट मसल्स और पीछे काफ मसल्स पे ही लोड आता है और आपके घुटनों पे लोडिंग नहीं होती है, जो कि हमारा पर्पज़ है साइकिलिंग से या एक्सरसाइज से। 3 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ सर्वाइकल के लिए। एक तो इस तरीके से पीछे जाना चाहिए हाथ, इसको ऐसे 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, फिर आगे ले जाइए, सेकेंड ऐसे, थर्ड ऐसे, और एक हाथ ऐसे पीछे करके कंधों को ऐसे पीछे होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स। सो ये
जब भी आप बैठे हो थोड़ी देर कंप्यूटर आधा पौन घंटा हो गया, सो 5-10 टाइम्स कर लिया आपने, तो इट विल हेल्प अ लॉट। अब जो मैं कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज नहीं है, गलत है, ऐसे ऐसे सब करते हैं सबसे ज़्यादा। दीज आर नॉट एक्सरसाइजेज, ये और उसमें प्रॉब्लम कर सकती है। हमको अच्छा लगता है ये करते हो, वो अलग बात है, पर दीज आर नॉट गुड एक्सरसाइजेस। थैंक यू वर्कमॉब, आज आपने मुझे एक मौका दिया मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने का, या फिर जो मैं आपको सलाह देना चाहता था। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।